नमस्कार मित्रों, मैं पीएन निरापा कृष्णा स्कूल से और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो चैप्टर नंबर 4 है अकेली, जो कि एक कहानी है और जिसमें मनु भंडारी ने है वो एक दुखी महिला को लेकर है, एक एकाकीपन में अपने जीवन बिताती हुई महिला का वर्णन है वो किया गया है। देखते हैं सबसे पहले लेखिका परिचय। मनु भंडारी जो है उन्होंने कई सारी रचनाएं दी हुई है, जिनमें सबसे पहले जीवन से शुरुआत करें तो मनु भंडारी है, उसका जन्म है सन 1931 ईस्वी सन में भागपुर, जो कि मध्य प्रदेश में आया हुआ एक भाग है। वो एक अपने पिता से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ था। उसके साथ वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापिका, उनके मिरांडा विभाग है तो उसमें वो प्राध्यापिका के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में भी वो काम कर रही थी। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक, ये तीनों साहित्य प्रकार की जो विधाएं है उसमें उन्होंने अपनी लेखनी है वो चलाई हुई है। जिनमें क्या मुख्य बातें मिलेगी कि उनकी कहानी संग्रहों में देखे तो मैं हार गई, यह सच है, आंखों देखा झूठ, इस तरह की 6-7 जितनी कहानी संग्रह है वो उनके मिलते हैं। उसके बाद उनके 4-5 जितने उपन्यास है, जिनमें देखे तो आपका बंटी, स्वामी ब्रह्मभोज, इस तरह से अलग अलग उनके उपन्यास मिलते हैं। और उन्होंने बिना दीवारों का घर नामक एक नाटक है, उनकी भी रचना की हुई है। तो इस तरह यह मनु भंडारी जो है वो आमतौर पर देखे तो जो सामाजिक स्थिति है और यहाँ पर जो ये कहानी दी गई है, हालांकि इन कहानी लेखन में मनु भंडारी का नाम है वो बड़े आदर से लिया जाता है। तो इसी तरह आज हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अकेली नामक जो एक अधेड़ उम्र की स्त्री का है, तो उस स्त्री को लेकर है जो क्या होता है कि वो अपने पति और पुत्र दोनों से अलग हो गई होती है। किस लिए, किस प्रकार कि उनका पुत्र है, युवान होते ही उनकी मृत्यु हो गई थी और पुत्र वियोग के कारण उनके पति है वो भी घर छोड़कर है वो चले जाते थे और वर्ष में 1-आध महीने ही घर पर आया करते थे। तो इनके कारण है उन्हें अकेला जीवन बिताना पड़ता था। तो इस तरह इनके दुख भरी और एकाकीपन भरी ये कहानी है यहाँ पर मनु भंडारी द्वारा दी गई है, जिनके द्वारा एक एकाकी और दुखी महिला की स्थिति का वर्णन है वो किया गया है। तो इस तरह ये सामाजिक स्थिति को दर्शाता हुआ और समाज की वास्तविकता है उसे उजागर करती हुई ये कहानी है वो यहाँ पर दी गई है। देखेंगे आगे कहानी से शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले ये मनु भंडारी के दिए गए यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो आप अपने कॉपी में है ठीक जगह पर लिख लीजिए। चलो, तो इसके बाद आके देखे तो कि मनु भंडारी द्वारा जो लिखा गया ये पाठ है, ये कहानी है। और मनु भंडारी के परिचय के बाद हम बाकी के इस कहानी के पॉइंट्स के साथ है, मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जिनमें देखें तो पहला मुद्दा हम क्या ले सकते हैं कि सोमा बुआ बुढ़िया, परित्यक्ता और अकेली है। सोमा बुआ एक तो बुढ़िया है, बूढ़ी हो गई थी, वृद्ध हो गई थी। इसके अलावा परित्यक्ता यानी कि अपने पति के द्वारा है उनको त्याग कर दिया गया था। और साथ में अकेली, उनके परिवार में कोई सगे संबंधी में कहे तो कोई बचा न था, जिनके कारण अपने घर में तो अकेली थी और परिवार से भी, बाकी संबंधियों से भी उसे दूर रहना पड़ता है। वो भी देखे तो खास तौर पर अपने पति के कारण। तो इस तरह बुढ़िया है, परित्यक्ता है और अकेली है। और उसमें भी देखे तो सोमा बुआ है, उनका एक पुत्र था, पर पुत्र की जैसी मृत्यु होती है तो जिनके कारण है उनको छोड़कर उनके पति जो है वो तीर्थवासी हो गए थे, तीर्थों में जाकर घुमा करते थे, आमतौर पर बाहर ही रहा करते थे और पूरे साल भर घूमते थे और साल में शायद 1-आध महीना है वो घर पर आया करते थे।
तो इस तरह वो अकेली रहते हुए बुढ़िया भी हो गई थी, पति के द्वारा त्यागी गई थी, और ऐसा वो जीवन है कब से कि 20 वर्षों से वो जी रही थी। इस तरह से 20 वर्षों से वो अपना ये अकेलेपन का जीवन है वो बिता रही थी। तब है उनका अधिकतर समय है वो अपने कामों में, साथ ही आसपास पड़ोस के जो काम करती थी, इनके सहारे ही उनका घर है वो चलता था। और साथ ही उनके पति का व्यवहार देखे तो कैसा था, स्नेहहीन व्यवहार था। इनके पति जब कभी भी आया करते थे तब भी उनसे कुछ बात न करना, उनको पास पड़ोस में जब भी वो काम करने जाती थी वो भी उसे पसंद न था। यहाँ तक कि जो कुछ भी उनका व्यवहार रहता था, घर से दूर वो जाया करती थी तो पसंद न हुआ करता था, जिनके कारण पति का व्यवहार है वो स्नेहहीन रहता था। उससे वो उखड़ी उखड़ी सी घुमा करती थी। कभी कभार तो पति को बुलाती भी नहीं थी और ऐसे ही वाकर चले जाते थे। वो भी किसके कारण, उनके पति के इस प्रकार के व्यवहार के कारण। कई तरह की बाधाएं डाली हुई थी, घर से बाहर न जाना, दूसरों से मिलना जुलना नहीं, कोई बातें न करना, उसे संबंध न रखना, इस प्रकार की कई पाबंदियां होने के कारण है वो इस तरह जब पति आमतौर पर घर आया करते थे तब उनको और बोझ होता था। वो यदि वो न होते तो अपना स्वतंत्र जीवन है वो बिता सकती थी, और पति के होने के कारण उसे और ज्यादा दुख हुआ करता था। पर पति जब न हुआ करते थे तब बाकी का उनका जीवन है वो कैसे चलता था, पास पड़ोस वाले के भरोसे। वो कहीं किसी कभी जो शादी हो या तो कोई दुख का ऐसा प्रसंग हो या तो कुछ कोई ऐसे जन्म के निमंत्रण मिला हो, तो अलग अलग तरीके से जो प्रसंग मनाए जाते हैं उसमें जाया करती थी, काम किया करती थी, और साथ में पास पड़ोस के जो कुछ भी छोटे मोटे काम हो वो करते हुए वो अपना जीवन है बिताते थे। तो इस प्रकार देखे तो उनका वास्तविक जीवन है वो पास पड़ोस वाले के साथ ही है वो बीता करता था। तो ऐसा ये उनका भरोसे उनका जीवन था। और उनके जीवन में उनके पास में रही हुई राधा भाभी जो है वो एक उनकी साथी है वो कही जा सकती है, क्योंकि वो हर एक प्रकार का अपना दुख है और राधा भाभी के साथ है वो बताया करती थी, उन्हें बोला करती थी। तो इसी तरह कि जब वो अपने आंगन में बैठी हुई होती है, ये सोमा बुआ जो है अपने आंगन में बैठी हुई धूप ले रही होती है, तेल से हाथ मल रही होती है और कुछ उदासी में बैठी हुई होती है, तो राजा भाभी आकर पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। तब कहते हैं कि देखो ना, ये जब आजकल आए हुए हैं जिनके कारण मेरा कुछ काम है वो ठिकाने पर नहीं है। तो इस तरह देखे तो राधा भाभी है वो वहाँ का मुख्य उनके साथीदार थे और उसे लेकर है वो आमतौर पर बातें बताती थी। तो कह रही है कि किशोरा लाल के जो बेटे हैं उनका ये मुंडन है, उनका अवसर है, वहां पर जाना है और उनके कारण है उनके पति है वो रुके हुए से वो बार बार उसे ताना दे रहे हैं, उनको कई तरह से है वो डांट रहे हैं, जिनके कारण कहा कि उनके पति का इस प्रकार का रूखा व्यवहार है उनसे उसे अच्छा न लगता था। तो ऐसे ही वो जाया करती थी और सुबह जल्दी उठकर है किशोरा लाल के बेटे का भी जब मुंडन था तब भी गई, और अभी तो सारे मेहमान भी नहीं आए थे उससे पहले पहुंच जाती है और फिर कहती है। तो वो सारी बातें हैं राधा भाभी को बता रही होती है कि वहां तो कोई बूढ़ा व्यक्ति तो था नहीं कि कोई ध्यान दे, किसी को सलाह दे, इसलिए मैं न गई होती तो उनका कई सारा काम है वो रुक जाता। यहाँ तक कि किशोरी लाल ने भी मेरी खूब प्रशंसा की, कहती कि आप आए तो अच्छा हुआ, नहीं तो हमारे काम तो ऐसे ही पड़े रहते, नहीं नवेली बहू और वो कुछ काम भी करती नहीं, आधा काम तो उसे पता नहीं होता मेहमानों को कैसे रखा जाए, कैसे क्या कुछ बनाया जाए। तो इनके कारण मैं गई और मैंने ये सब कुछ संभाला और ठीक कर दिया। तो इस तरह पूरी बातें राधा भाभी को बता देती है और इस तरह उनको ये अपनी साथी के रूप में मानती है। और पति का रूखा व्यवहार है जो चली जाती, जिनके कारण वो उखड़े उखड़े से फिर रहे थे, उनसे कुछ बातें नहीं कर रहे थे, और इस तरह ये सब कुछ है।
वो चलता होता है और अकेला अपना जीवन है वो बिताती रहती है। पर आप ये मुख्य जो मुद्दे है, पॉइंट्स है, वो एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे की कहानी है वो आपको समझा रहा हूँ। चलो, तो ये पॉइंट्स लिख लेने के बाद आगे देखें तो जिस प्रकार हमने देखा कि पति का रूखा व्यवहार के कारण है वो आस पड़ोस में न जा सकती थी, सगे संबंधियों में जहाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, और पति के जब वहाँ हाजिरी होती थी, घर पर हुआ करते थे, तब जाके उसे जाने में परेशानी होती थी। तो इसी वक्त अपने ही एक जो पड़ोस वाले हैं उनके यहाँ उनके समधी का जो एक रिश्तेदार है उनके बेटे को लेकर है वो रिश्ता आया हुआ था, और जिसे लेकर बड़ी उत्साहित थी कि ये तो बड़े घर वाले लोग हैं और ये तो बुलाएंगे और हमें भी ये न्योता है वो आएगा, तो मैं तो बड़ी सज धज कर जाऊंगी, ये ले जाऊंगी वो ले जाऊंगी, और वो तो हमारे समधी जो ठहरे जो हमें बुलाएंगे। और इनके कारण वो शादी के न्योते को लेकर है वो बहुत ही उत्साहित थी, और ये उनके उत्साह को देखकर है ये उनके पति जो है वो भी कई बार उसे चेतावनी दे चुके थे कि जब तक न्योता न आए तब तक तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। तो उसके बारे में भी वो कह रही थी कि न्योता क्यों नहीं भेजेंगे भाई, वो हमारे समधी जो ठहरे, और एक तो बड़े लोग हैं, पैसेदार है, और हमारे गांव में यहाँ ही उनकी शादी होने वाली, यहाँ ही आने वाले हैं, तो हमें तो न्योता मिलेगा ही। और बातों बातों में वो यह भी कहती है कि हाँ, पास वाली उस बहू ने भी कहा है कि हमारा नाम उन्होंने देखा हुआ था कि न्योते की लिस्ट जो होती है उसमें उनका नाम है वो दिया गया है, तो हमें तो न्योता मिलने वाला, और मैं भी थोड़ी ना ऐसी मेरा दिमाग फिर गया कि बिना न्योते के मैं भी चली जाऊं। तो इस तरह वो अपने पति को भी शांत करती है और अपना उत्साह है वो भी बढ़ता जाता है। वो न्योते का इंतजार करती है, आस पड़ोस में भी पूछ लेती है कि क्या न्योता आया, और पूछती है कि न्योते को लेकर है, और यदि मैं जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, और उसे ही लेकर वो राधा भाभी के पास जाती है और कुछ देने की बात करती, को तो बड़े लोग ठहरे ऐसे ही जाऊंगी तो थोड़ी ना अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा सा सामान, कुछ तोहफा है और कुछ वस्तु ले जाऊंगी। और इनके लिए राधा भाभी के पास जाती है, कहती है कि आप तो अभी के जमाने की ये फैशन जानती है, इसलिए आप ही कुछ बताइए कि मैं तोहफे में क्या दूं, अच्छा भी लगे और बिना हाथ खाली हाथ भी मुझे जाना नहीं है। तो इस तरह राधा भाभी के पास जाती, कहती है कि तो कुछ अच्छा सा वस्तु दे देते हैं, पर उनके पास इतने पैसे भी तो थे नहीं। राधा भाभी बात टालने की कोशिश करती है कि वो बड़े लोग हैं, हम जाए न जाए उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आप नहीं जाओगी तो भी उसे कहाँ पता होगा, तो टालने की कोशिश करते हैं और न दे तो उनके पास तो बहुत चीजें आई हुई होती है, पर फिर भी सोमा बुआ नहीं मानती है, और जिनके कारण कहती है कि अच्छा जाओ, तो आपके पास जितने कुछ रुपये है कुछ हो वो दे दो तो मैं कुछ बताऊंगी। तो जब वो बुढ़िया है घर जाकर देखती है, कई सारी वस्तुओं के पीछे रखा हुआ जो संदूक होता है, संदूक यानी कि एक बक्सा जो पेटी का है वो निकालती है, और बड़े जतन से उन्होंने ये संभाली हुई थी। उस पेटी को निकाली तो उसमें क्या था कि अपने मृत पुत्र की यानी कि मरे हुए पुत्र की एकमात्र निशानी उनकी अंगूठी जो थी वो उसमें रखी हुई थी, और साथ ही रेजगारी यानी कि रोज की कमाई से मिले हुए जो थोड़े कुछ रुपए थे वो उन्होंने जमा किए हुए थे, जो कितने थे 7 रुपये। तो 7 रुपये और ये अंगूठी है वो उस संदूक में से निकलती है, वो सोचती है कि इतने रुपये का तो होगा भी क्या, और मुझे भी तो अब आगे के लिए ये रुपये रखने हैं, जिनके कारण और रुपये रख देती है, और ये अपने दिल पर पत्थर रखकर अंगूठी है वो ले लेती है, अंगूठी को छिपाते हुए ले जाती है, राधा के पास जाती है, और फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता, जिनके कारण है वो अंगूठी बेचने की बात करती है। जाकर राधा भाभी को अंगूठी देती है, कहती है कि ये अंगूठी है तो ले जाओ, और इससे अच्छी चीज जो कुछ भी आए वो खरीद लेना अपने आप से।
इस तरह वहां पर ये बात खत्म होती है और वो बैठी हुई होती है अपने घर पर। शाम का थोड़ा सा वक्त था, उसी समय एक चूड़ी बेचने वाला है वहां निकलता है। तो उसे लगा कि मैं जा रही हूँ तो चूड़ियां भी खरीद लूं। अपने हाथों पर नजर गई तो मोट मैली सी चूड़ियां उन्होंने पहनी हुई थी। पहले तो वो थोड़ी घबरा जाती है, डर लगता है कि मैं यदि बाहर जाऊंगी चूड़ियां खरीदूंगी तो कोई देखेगा तो क्या करेगा। इससे वो पहले तो नहीं जाना चाहती थी। फिर अपने आप को एक हिम्मत देकर है वो पिछले दरवाजे पर जाकर चूड़ी वाले को बुलाती है और बुलाते हुए वो चूड़ियां खरीदती है। कैसी लाल और हरी चूड़ियां खरीदती है, 1 रुपये में ये सारी चूड़ियां है। वो आ जाती है तो वो चूड़ियों को पहनकर फिर उस पर साड़ी रखकर है दिखाई न दे, इस प्रकार से वो रहती है। और जो कि ये सारी तैयारियां है वो अपने समधी के एक जो सगे का है उनके लड़के की शादी को लेकर ये उत्साहित थे। उतने में राधा भाभी के पास जाती है, शाम को वो सारी वस्तु लेकर आती है। जिनमें क्या क्या था, एक चांदी की सिंदूरदानी आई थी, इसके अलावा एक साड़ी ली थी उन्होंने और एक ब्लाउज का कपड़ा था। वो भेंट में देने के लिए ये अंगूठी से खरीद कर लाई हुई वस्तु थी, तो जो है उसे देना था। तो ये सब वस्तु देखकर उसे ठीक तरह से थाली बनाई सजा कर है वो सारी वस्तु है वो रख देती है और तैयार ही मानो हो गई थी। पर अभी तक न्योता उसे मिला न था, उनके ही चक्कर में है वो इधर उधर घूम रही थी। पर इतने पॉइंट आप एक बार है नोट कर लो। तो इसी तरह कि सोमा बुआ की शादी में जाने को लेकर पूरी तैयारी चल रही थी और जिसे ही देखा हमने कि सिंदूरदानी और साथ में है ये एक साड़ी है और साथ ही में एक ब्लाउज का कपड़ा, वो सब राधा भाभी के द्वारा लाया जाता है। इसके अलावा है वो खुद भी है वो चूड़ियां खरीदती है और साथ में लगा उसे कि मेरे पास रही हुई साड़ी है वो तो सफेद है, वो थोड़ी ना ऐसे शादी के मौके पर पहनी जाएगी। इसलिए लगा कि चलो साड़ी में भी कुछ नया रंग है वो डाल दूं, जिनके कारण वो बनिए के पास जाकर रंग लेती है और फिर साड़ी को भी रंगती है। पीला रंग उसे पसंद आए तो पीला रंग लेकर है और साड़ी को रंगती है और छत पर सुखाती है। राधा भाभी जैसे ही देखती है तो उसे लगा, राधा भाभी के मन में विचार करते हुए देखा कि राधा भाभी तो साड़ी रंगती है, उनकी साड़ी तो बड़ी चमक दमक वाली होती है, तो मेरी साड़ी तो ये फीकी सी लग रही है, रूखी सी लग रही है। राधा भाभी को कहती है तो राधा भाभी कहती है कि आपने फलक नहीं लगाया होगा, उसमें आप फलक लगाए और तब जाके वापस फलक ले आती है, वो लगाती है और इस तरह वो अपनी साड़ी को भी एक नया रंग है, एक नया रूप है वो देती है। यानी कि एक तरह से देखे तो शादी में जाने के लिए उनके न्योते को लेकर भी इतनी उत्साहित थी कि वो सुबह से ही इस प्रकार के अलग अलग कार्य में लगी हुई थी। और ये सारी बातें हैं वो सारी उनकी क्रियाएं हैं, उनके पति देख रहे होते हैं। वो कई बार उन्हें चेतावनी दे चुके थे, 25 बार कहे तो उनको चेतावनी दे चुके हैं कि बिना न्योते के कहीं जाना नहीं है। तो हर बार उसे कहती रहती है कि मैं भी थोड़ी ना ऐसे न्योते के बिना चली जाऊंगी और न्योता तो मिलेगा तो ही मैं जाऊंगी। और इस तरह ये सारी तैयारियों में लग रही होती है। दोपहर के 3 बज जाते हैं और छत पर जाकर इंतजार करती है कि कब न्योता आएगा। राधा भाभी कहती है कि अभी इस वक्त क्या तुम ये छत पर कर रही हो, न्योता नहीं आया? क्योंकि अभी तो 3 बजे है और 5 बजे का मुहूर्त है और बड़े लोगों के घर वो तो न्योता है और समय पर भिजवाते हैं, आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगा, अभी तो 3 बजे 5 बजे जाना है। और इस तरह इंतजार करती है। इंतजार करते करते 7 बजे तक वो अलग अलग काम करती है, वहीं पर ही देखा करती है और मानो सुनसान से जो गली है उसमें जरा सी भी कुछ आहट हो, जरा सा भी कोई आने को दिखाई दे तो उनका ध्यान सीधा ही वहां चला जाता है। तो इस तरह बहुत सारा इंतजार करने के बाद अंधेरा भी होने को आया था और अंत में उसे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया, जिनके कारण
उन नीचे उतर गई, लगा कि 2 लोगों का ही तो खाना बनाना है, क्या देर लगेगी, अभी गई और बना लेंगी। और इस तरह वहां से अब चली जाती है। जो साड़ी उन्होंने छत पर रखी हुई थी, सुखाई हुई थी, वो भी लेकर है उनको बड़ी जतन से है उनको एक तरह से मोड़ लेती है। मोड़ने के बाद चूड़िया जो थी वो भी उतारते हुए, थाली जो सजाई हुई थी जिसमें ये सारा तोहफा ले जाना था तो वो, और उनमें रखी हुई वस्तुएं भी जो है वो सब कुछ है वो एकदम संभाल कर एक जगह पर रख देती है। और साथ ही में जो उन्होंने संदूक रखा था उसमें ये सारी वस्तु संभाल कर रखने के बाद है वो अपना पहले का जीवन है इस प्रकार से वापस वो जीवन जीने के लिए शुरू हो जाती है। तो इसी तरह कहानी दी गई है कि वो किस तरह अकेला और दुखी जीवन है बीता रही अपने पति के होते हुए भी, मानो उसके साथ कोई ना हो, उनके परिवार में कोई ना हो, इस प्रकार की स्थिति है उनके साथ बनी हुई थी। तो इसी तरह मनु भंडारी है वो भी कई सारी ऐसी कहानियों को लेकर है हमारे सामने आई हुई है और समाज की वास्तविकता है, उनका दुख है वो हमारे सामने प्रकट किया है। हालांकि ये तो यहाँ पर दिए गए ये मैंने ये कहानी के निकाले हुए ये सारे मुद्दे थे, यही मुद्दों को लेकर मैंने पूरी कहानी को समझाने की कोशिश की है। यदि आप भी है वो पूरा पाठ है, पूरी कहानी है, शब्द से पढ़ लोगे और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको समझोगे तो आसानी से ये सारी कहानी है समझ में आ जाएगी। ठीक है, आशा रखता हूँ कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। धन्यवाद।